माउंट हुआ के मासिव टेम्पल के सामने पूरी जमीन एक कब्रिस्तान बन चुकी थी। हजारों वॉरियर्स बिल्कुल जम से गए थे क्योंकि लाशें हर जगह बिखरी पड़ी थीं। हर बड़े सेक्ट के लीडर्स आगे खड़े थे। उनके चेहरों पर शौक और गुस्सा साफ दिख रहा था। एक बुढ़े मास्टर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही माउंट हुआ है जिसे वो कभी जानता था। एक मॉन्क चुपचाप तबाही को देख रहा था। तभी अचानक लाशों के बीच कुछ हरकत होती है। बैटलफील्ड के पिछले हिस्से से एक अकेला आदमी आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो पास आता है, उसका खून से भरा कपड़ा और जख्मी चेहरा साफ दिखने लगता है। सब लीडर स्टन रह जाते हैं। वो उसे पहचान लेते हैं, प्लम ब्लॉसम सोर्ड सेंट। बिना एक पल भी सोचे वो लाल एनर्जी की एक भयंकर लहर पूरी आर्मी की तरफ छोड़ देता है। फ्रंट लाइंस तुरंत क्रश हो जाती हैं और अटैक अपने रास्ते में सब कुछ चीर देता है। इसी केओस के बीच एक डरावनी लाल ऑरा उठती है जो मैसेकर के असली सोर्स को रिवील करती है। अंधेरे से एक हाथ निकलता है जिसमें माउंट हुआ के लीडर का कटा हुआ सर होता है। ये देखकर सब सेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स बिल्कुल बोलती बंद हो जाते हैं। तब एक यंग वॉरियर पूरी तरह सामने आता है और पूरी गैदरिंग का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि वो सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि माउंट हुआ को सबसे स्ट्रांग बताया जाता था। अपनी एफर्टलेस स्ट्रेंथ से वो प्रूव कर देता है कि ये सिर्फ अफवाह थी। वो लीडर का कटा हुआ सर भीड़ की तरफ फेंक देता है और उन सबको एक साथ लड़ने की चैलेंज देता है। गुस्से और बेइज्जती से भरे हुए बाकी मास्टर्स मिलकर अटैक कर देते हैं। उनके सामने प्रोटैगनिस्ट सिर्फ मुस्कुराता है, ये समझते हुए कि अब असली मजा आने वाला है। सीन स्मूथली ट्रांजिशन होता है और पर्सपेक्टिव रियल वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाता है। डोंग बोंग सू अपने रूम में एक वर्चुअल गेम खेल रहा होता है। गेम के अंदर वो एक सोर्ड मास्टर को कंट्रोल कर रहा होता है जो काउंटलेस एनिमीज से लड़ रहा होता है। बोंगसू को खुद पर यकीन ही नहीं होता कि उसने एक साथ इतने लोगों से फाइट कर ली। तब क्लियर होता है कि पहले जो मैसेकर दिखाया गया था वो एक न्यूली लॉन्च्ड वर्चुअल गेम का पार्ट था। गेम इतना ज्यादा वायलेंट था, एक्सट्रीम ब्लडशेड और रियलिस्टिक डिसमेंबरमेंट के साथ, कि बोंगसू को यह बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो सोचता है कि गेम के खिलाफ प्रोटेस्ट ईमेल्स की बारिश हो रही है जिसमें लोग इसे बैन करने की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कोई और गेम एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक्साइटमेंट के बावजूद वो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा कामली प्ले करेगा। तभी उसके रूम में चल रही टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है। न्यूज बताती है कि डैटो इंडस्ट्रीज का सीईओ नो मिसिंग है। बोंगसू कैजुअली बोलता है कि शायद सीईओ मर भी चुका हो। वो कामली न्यूज देख ही रहा होता है कि तभी उसे अपने रूम के बाहर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। कुछ गलत लगते ही वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए मुड़ता है। वो पास रखा हुआ हैमर स्टिक उठाता है और दूसरे रूम में जाता है। वहां एक आदमी बंधा हुआ कांपते हुए दिखता है। वो और कोई नहीं बल्कि सीईओ नो होता है जिसे बोंगसू ने सीक्रेटली किडनैप करके बांध रखा था। सीईओ नो रोने लगता है, भीख मांगता है और अपनी जान बख्शने की गुहार लगाता है। बोंगसू हैमर स्टिक जमीन पर रखकर सीईओ नो के सामने बैठ जाता है और कुछ पल सोचता है। फिर वो पास जाकर सीईओ नो की थोड़ी पकड़ता है और पूछता है, मुझे एक वजह दे, मैं तुझे जिंदा क्यों छोड़ूं? डर से कांपते हुए सीईओ नो कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और उसे समझ ही नहीं आ रहा कि बोंगसू ने उसे क्यों किडनैप किया। बोंगसू उसका चेहरा छोड़ देता है और सीईओ नो जोर जोर से खांसने लगता है। तब सीन उसके पास्ट क्राइम्स दिखाता है कि कैसे उसने इनोसेंट यंग विमेन को टॉर्चर किया, उन्हें ब्रूटली पीटा और उनके साथ दरिंदगी की। इतनी गंदी हरकतों के बाद भी वो बोलता रहता है कि उसे नहीं पता उसने क्या गलत किया। ये सुनते ही बोंगसू हैमर स्टिक उठाता है और कहता है कि अगर उसने सच में कोई पाप नहीं किया होता तो वो इस हंट का टारगेट कभी नहीं बनता। पैनिक में सीईओ नो चिल्लाता है कि वो खुद अपने पापों का प्रायश्चित कर लेगा और बोंगसू को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। इस पर बोंगसू गुस्से में उसे बालों से पकड़ लेता है और कहता है कि सिर्फ वही उसके कर्मा की सजा दे सकता है। वो हैमर उठाता है, स्ट्राइक करने ही वाला होता है कि अचानक सीईओ नो अपना सर बोंगसू के पेट में दे मारता है। अटैक अनएक्सपेक्टेड होता है और बोंगसू पीछे लड़खड़ा जाता है। तब सीईओ नो के अंदर छुपी हुई पावर अवेकन हो जाती है और वो अपने हाथों की रस्सी तोड़ देता है। आजाद होते ही उसके चेहरे पर ट्विस्टेड स्माइल आ जाती है। अब वो सिर्फ बोंगसू को मारना चाहता है। वो हैमर उठाता है और मर्डर इंटेंट के साथ आगे बढ़ता है। बोंगसू पहले थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, फिर मुस्कुरा देता है। जब सीईओ नो हैमर से अटैक करता है, बोंगसू आसानी से डॉज कर लेता है। फिर एक पावरफुल पंच सीधे सीईओ नो के स्टमक में मारता है। सिर्फ एक ही ब्लो काफी होता है। खड़े होने की कोशिश करते हुए वो उसकी टांग पर ब्रूटल किक मारता है और वो जोर से जमीन पर गिर जाता है। रेंगते हुए सीईओ नो को आगे एक ग्लोइंग गेट दिखता है। उसे लगता है शायद यही एग्जिट हो। डर से कांपते हुए वो गेट के अंदर घुस जाता है, लेकिन अंदर जाते ही उसे पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है।
जैसे ही वो मुड़ता है उसके सामने लाशें ही लाशें होती हैं, सब उसे घूर रही होती हैं। बोंगसू भी अंदर आता है और ठंडे अंदाज में कहता है कि ज्यादातर इंसान हर्बीवोर्स होते हैं, लेकिन कुछ कार्निवोर्स होते हैं जो बाकियों को खा जाते हैं, और उन कार्निवोर्स के शिकार के लिए एक हंटर होता है जो उन्हें मारने में मजा लेता है। बोंगसू की आंखें खून जैसी लाल चमकने लगती हैं। सीईओ नो डर के मारे चिल्लाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी अचानक बोंगसू के रूम का दरवाजा टूट जाता है। पुलिस ऑफिसर्स अंदर घुस आते हैं और बोंगसू को चारों तरफ से घेर लेते हैं, गन्स एम करके। कमांडर आगे आता है और बोंगसू को किडनैपिंग, कन्फाइनमेंट और मर्डर के चार्जेस में अरेस्ट करता है। बोंगसू शॉक्ड होकर पूछता है कि उन्हें उसकी जगह का पता कैसे चला। पुलिस वार्निंग शॉट फायर करती है और कहती है कि गन्स रियल हैं। बोंगसू गोली के निशान को देखता है और फिर पुलिस को, बिल्कुल गेम जैसे। वो जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो बताता है कि सीईओ नो ने 6 विमेन का मर्डर किया है, उन्हें टॉर्चर किया, फोटोज ली और उनके साथ खेला। पुलिस शॉक्ड रह जाती है और सीईओ पैनिक करने लगता है। बोंगसू उन लाशों की तरफ इशारा करता है और कहता है ये सब इसी के हाथों मारे गए हैं। वो कहता है कि ऐसे लोग जानवर होते हैं, कार्निवोर्स, और वो उनका हंटर है। आज गोली बोंगसू को नहीं बल्कि ऐसे दरिंदों को लगनी चाहिए। तभी एक पुलिस ऑफिसर सिगरेट जलाते हुए कहता है कि उसकी नज़र में किडनैपर और मर्डरर सिर्फ बोंगसू है। ये सुनकर बोंगसू का गुस्सा फूट पड़ता है। वो हैमर उठाता है और कहता है कि उसे लगा था पुलिस समझेगी, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि बोलना बेकार है। वो हैमर से सीईओ नो पर वार करता है और पुलिस फायरिंग शुरू कर देती है। जैसे ही बोंगसू का हैमर सीईओ नो के चेहरे पर पड़ता है, उसी वक्त पुलिस अपनी गन्स फायर कर देती है। बोंगसू अपनी तरफ आती हुई बुलेट को देख लेता है। उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, अगर उसे सिर्फ एक और मौका मिल जाता तो वो इन जैसे जानवरों को बुरी तरह सबक सिखाता। बिल्कुल उस क्रूअल वर्चुअल गेम की तरह। वो चाहता था कि उसे ऐसी जगह भेजा जाए जहां वो बिना किसी रोक टोक के अपना इंसाफ कर सके। इसी सोच के साथ बुलेट उससे लगती है और उसकी आंखों के सामने उसकी सारी यादें फ्लैश होने लगती हैं। कुछ वक्त बाद बोंगसू अचानक अपनी आंखें खोलता है और जोर से चीख पड़ता है। जब उसे होश आता है तो वो इस बात पर यकीन नहीं कर पाता कि वो जिंदा है। उसे क्लियरली याद है कि उसे गोली लगी थी। उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है जो खुद भी ये मानता था कि बोंगसू मर चुका है। जैसे ही बोंगसू सिचुएशन को समझने लगता है, वो आदमी उसे जिंदा देखकर गुस्से से भर जाता है। वो बोंगसू का कॉलर पकड़ लेता है और गुस्सा निकालते हुए उसे पंच करने लगता है। वो कंप्लेन करता है कि मार्केट से यहाँ तक उसे घसीट कर लाने में कितनी मेहनत लगी। फिर वो पूछता है कि क्या उसे अभी के अभी मार देना चाहिए। गुस्से में वो बोंगसू को रूम के अंदर धक्का देकर छोड़ देता है और कहता है कि आज का काम हो गया और दोनों फिर मिलेंगे। आदमी के जाते ही बोंगसू का दिमाग गुस्से से भर जाता है। उसके हाथ के पास एक पत्थर पड़ा होता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है और आदमी के पीछे जाने की सोचता है, लेकिन पत्थर उसके हाथ से फिसल जाता है। बोंगसू जोर जोर से खांसने लगता है। उसका शरीर बहुत कमजोर महसूस होता है, इतना कि वो ठीक से चल भी नहीं पाता। परेशान होकर वो अपने कपड़े खोलता है और अपने शरीर को देखने लगता है। जैसे ही वो अपनी बॉडी देखता है, उसे समझ आ जाता है कि ये उसका ओरिजिनल बॉडी नहीं है। इस नए शरीर में मसल्स बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हड्डी और चमड़ी, जैसे काफी टाइम से भूखा रखा गया हो। उसके शरीर पर अनेक पुराने निशान और घाव होते हैं, हर एक दर्द से भरा हुआ। उसकी नजर बाहर जाती है। चांद को देखकर उसे धीरे धीरे याद आने लगता है कि ये जगह कौन सी है। दूर होराइजन तक फैला हुआ एक विशाल मुरिम एम्पायर दिखाई देता है। पहले उसे पूरा यकीन नहीं होता, इसलिए वो आसपास ध्यान से देखकर अपनी सोच कंफर्म करता है। जैसे जैसे सब कुछ क्लियर होता जाता है, उसका मन पहले घबराहट से भरता है, फिर वही घबराहट एक्साइटमेंट में बदलने लगती है। खुशी के आंसू उसकी आंखों से बहने लगते हैं। उसकी विश पूरी हो चुकी थी। रियल वर्ल्ड में मरने के बाद वो इसी दुनिया में आ गया था। बोंगसू जोर जोर से हंसने लगता है। तभी एक आवाज अनाउंस होती है, वेलकम प्लेयर डोंग बोंगू टू द वर्ल्ड ऑफ द ट्रूली स्ट्रांग मुरिम ऑनलाइन। बोंगसू के चेहरे पर एक अजीब और क्रीपी स्माइल आ जाती है। अगला सीन एक स्टेबल के अंदर खुलता है, जहां साउसम घोड़ों की सफाई कर रहा होता है। उसके हाथ मैकेनिकली गोबर साफ कर रहे होते हैं। उसका शरीर इस गंदगी और मेहनत का आदत डाल चुका होता है। तभी मेल पीछे से आता है, नाक बंद करके डिस्गस्ट के साथ साउसम को चलने का इशारा करता है। गोबर की बदबू उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन काम करने वाले लड़के की कोई परवाह नहीं होती। वो सिग्नल देता है कि एक और काम वेटिंग में है और बिना सवाल के ओबीडियंस चाहता है। साउसम थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि सफाई अभी पूरी नहीं हुई होती, लेकिन उसकी हेजिटेशन का जवाब जुल्म होता है। मेल जबरदस्ती उससे पकड़ता है और याद दिलाता है कि उसकी औकात क्या है। डैन फैमिली के घर में सिर्फ बचे हुए खाने के सहारे जीने वाला एक ऑर्फन होने के नाते उसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं।
उसे घसीट कर ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक ब्लैकस्मिथ के वर्कशॉप में पहुंचते हैं। वहां एक बूढ़ा लोहार होता है जिसके आसपास पुराने और टूटे हुए हथियारों का ढेर लगा होता है। वहां पहले से एक बड़ा और डरावना आदमी मौजूद होता है। वो पूछता है कि मेल कहाँ है और डोंगू क्यों आया है। डोंगू कैजुअली बात को टाल देता है, बोलता है कि मेल कहीं और अपना टाइम एंजॉय कर रहा होगा। ब्लैकस्मिथ को इस बात से कोई मतलब नहीं होता। उसका फोकस सिर्फ काम पर होता है। काम सिंपल है लेकिन बहुत कठिन। रस्टेड तलवारों और टूटे हुए वेपन्स के भारी ढेर को शिफ्ट करना। ब्लैकस्मिथ कहता है कि सिर्फ 2 लोगों के लिए यह काम मुश्किल होगा। डोंगू हंस पड़ता है। वो कहता है कि उनके पास ऑलरेडी एक परफेक्ट बोझ उठाने वाला जानवर है। बिना वार्निंग के वो साउसम की पीठ पर जोर का किक मारता है। साउसम जमीन पर गिर जाता है और सांस लेने के लिए जूझने लगता है। डोंगू चिल्लाता है और उसे उठकर काम शुरू करने का हुक्म देता है। फिर वो डिसाइड करता है कि पूरा काम साउसम अकेले करेगा। इतना कहकर वो वर्कशॉप छोड़ देता है। ब्लैकस्मिथ चुपचाप यह सब देखता रहता है। उसके चेहरे पर थोड़ी दया और बेचैनी होती है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। अकेला छोड़ दिया गया साउसम खुद को संभालता है और भारी हथियारों की बोरी अपनी पीठ पर उठाने लगता है। वजन हद से ज्यादा होता है। वो बार बार गिरता है, लेकिन हर बार खुद को वापस खड़ा करता है। उसका शरीर कांप रहा होता है, सांस बहुत हल्की होती है, फिर भी वो रुकता नहीं। आखिरकार बूढ़ा आदमी उसकी हालत देखकर कहता है कि उसे आराम कर लेना चाहिए। साउसम का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे वो किसी भी वक्त गिर सकता हो। साउसम कहता है कि वो ठीक है, लेकिन उसकी नज़र धुंधली होने लगती है। दुनिया घूमने लगती है, आवाज़ें डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं। दूर से कोई उसका नाम पुकारता हुआ महसूस होता है। उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजती है, क्या यही उसकी ज़िंदगी का मतलब है? इस दर्दनाक ज़िंदगी को वो और बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब वो फिर से आंखें खोलता है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके सामने एक बड़ा सा शैडोई फिगर खड़ा होता है जो खौफ और प्रेशर से भरा होता है। साउसम कमज़ोर सी रिएक्शन देता है और अगले ही पल एक भयानक वार उस पर होता है। दर्द के साथ साथ यादें उभरने लगती हैं। टाइफून में अपने परिवार को खोना, डैन फैमिली के दरवाजे पर जिंदगी की भीख मांगना और रोज़ रोज़ का अपमान। धीरे धीरे एक सच उसके दिमाग में बैठ जाता है, जैसे उसके कॉन्शियसनेस के गहरे कोने में कोई उसे बचाने की भीख मांग रहा हो। रियलिटी में वापस आते ही साउसम स्टेबल के ठंडे फ्लोर पर पड़ा होता है। उसका शरीर टूट चुका होता है, लेकिन उसकी आंखें अब लाल रोशनी से चमक रही होती हैं। उसके चेहरे पर एक ट्विस्टेड स्माइल आ जाती है। वो उठ खड़ा होता है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो स्टेबल के अंदर वापस जाता है। पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखकर उसे याद आता है इस बॉडी का नाम साउसम। दर्द से खांसते हुए वो अपनी कमज़ोर, पतली और डैमेज्ड बॉडी को देखता है। यादें कंफर्म करती हैं ये वही जगह है। तब उसे सच समझ आता है कि असली साउसम उस बीटिंग के बाद मर चुका था। अब इस बॉडी में कोई और है। इसी बीच उसके सामने एक बड़ा सा ब्लू स्क्रीन अपीयर होता है। मुरेम ऑनलाइन का सिस्टम उसका स्वागत करता है, स्टेटस विंडो के साथ। गांव के दूसरे कोने में मेल हाथ में खाने का बाउल लिए चल रहा होता है, गुस्से में खुद से शिकायत करता हुआ। वो सोचता है कि हमेशा गंदा काम उसी को क्यों करना पड़ता है। उसे याद आता है कि कैसे साउसम पैंग डोरियन से टकरा गया था, जो अपने गुस्से के लिए मशहूर है। मास्टर के गुस्से के बाद सब संभालना मेल को ही पड़ा। एक पल के लिए वो सोचता है कि लड़के को ही मार दे, लेकिन तुरंत आइडिया छोड़ देता है। पकड़ा गया तो उसकी खुद की जान चली जाएगी। गुस्से में वो स्टेबल का दरवाज़ा लात मारकर खोलता है और खाना अंदर फेंक देता है। खाना साउसम के पास गिरता है। साउसम चुपचाप सब देख रहा होता है, उसकी लाल चमकती आंखें बिल्कुल शांत। वो अपनी सिचुएशन एनालाइज करता है। इस दुनिया में आए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। इस दौरान उसने मैकेल को सुनकर और आसपास ऑब्जर्व करके काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहली बात, यहाँ लोग चाइनीज़ बोलते हैं, लेकिन ये चाइना नहीं है। दूर कोर्टयार्ड में गार्ड्स तलवार से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ह्यूमन लिमिट्स के अंदर, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फाइटर्स हवा में उछलते हुए आगे बढ़ते हैं, इतनी तेज रफ्तार से जितनी कोई नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। पूरी फॉर्मेशंस परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में मूव करती हैं। यहां मार्शल आर्ट्स कोई कहानी या परफॉर्मेंस नहीं है, ये सब रियल है। ये दुनिया मुरिम के लॉज पर चलती है। दूसरी सबसे बड़ी डिस्कवरी खुद सिस्टम है। मिरिम ऑनलाइन का स्टेटस विंडो यहां भी परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ वही उसे देख सकता है। सिस्टम के होने के बावजूद उसे समझ आ जाता है कि यह दुनिया वर्चुअल नहीं है, यहां के लोग आर्टिफिशियल नहीं हैं। वो सोचते हैं, महसूस करते हैं, दर्द सहते हैं और अपनी मर्जी से जीते हैं। वो एनपीसीज नहीं हैं। ब्लू स्क्रीन को देखते हुए वो सोचता है कि वो असल में क्या है, ह्यूमन या प्लेयर। फिर उसे एहसास होता है कि इसका जवाब अब मैटर नहीं करता, ये दुनिया रियल है। तभी डोंग ऊ स्टेबल के एंट्रेंस पर आता है।
उसके चेहरे पर गुस्सा और मौकरी साफ दिखती है। वो अभी भी सावम की जगह पनिशमेंट मिलने पर भरा हुआ है, लेकिन इस बार सावम बिना डरे खड़ा हो जाता है, जमीन पर गिरा हुआ बोल उठाता है और बिना किसी हेजिटेशन के जमीन का खाना खाने लगता है। ये देखकर डोंगू का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अटैक करता है, लेकिन सावम तुरंत रिएक्ट करता है और बोल से ही स्ट्राइक ब्लॉक कर लेता है। डोंगू के चेहरे पर शॉक आ जाता है। अगले ही पल सावम एक प्रिसाइज पंच मारता है। उसकी लाल आंखें तेज चमक उठती हैं। वो डोंगू को गर्दन से पकड़कर जमीन पर पटक देता है। डोंगू को तब समझ आता है कि जिसे वो पहले अब्यूज करता था वो लड़का अब एग्जिस्ट नहीं करता, उसके सामने कुछ और ही खड़ा है। सावम बिना मर्सी के अपना गुस्सा निकालता है। उसके पंचेस लगातार गिरते हैं, खून जमीन पर फैल जाता है। जब तक डोंगू बिल्कुल रेजिस्ट करना बंद नहीं करता, अटैक रुकता नहीं। आखिरकार सावम रुकता है। लाश के बीच खड़ा उसके इर्द गिर्द लाल औरा होता है। वो आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है, अपने किए पर सोचता हुआ। ह्यूमन हो या प्लेयर, अब ये बात बेकार है। इस दुनिया का सिर्फ एक ही लॉ है, सिर्फ स्ट्रांग ही सरवाइव करता है। यहां स्ट्रेंथ सब कुछ डिसाइड करती है। इस जगह पर उसे छुपने की जरूरत नहीं। वो प्रे नहीं है, वो प्रेडेटर है। गांव के बाहर गैंगो नाम का जंगल है, जहां और भी ज्यादा खतरनाक बीस्ट्स रहते हैं। उनके बारे में सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जब उसका बॉडी रिकवर हो जाएगा, वो फिर से शिकार शुरू करेगा। ट्रू प्रेडेटर्स के लिए ये दुनिया हेल नहीं, पैराडाइज है। और मुरिम की इस डिवाइन लैंड में सावम ने आखिरकार अपनी जगह पा ली है। प्रेजेंट में लौटकर सावम डोंगू की लाश के पास बैठता है अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करने के लिए। इतने इनसिग्निफिकेंट इंसान को मारने में उसे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज कंफर्म करनी अभी बाकी है। शांत एक्सप्रेशन के साथ वो लाश की तरफ देखता है, एक थ्योरी टेस्ट करने के लिए। जैसे ही वो फोकस करता है, फेमिलियर कमांड एक्टिवेट होता है। एक बड़ा ब्लू इंटरफेस उसके सामने मटेरियलाइज होता है। इन्वेंटरी विंडो खुल जाती है। सबसे पहले उसे एक मेजर डिफरेंस दिखता है। मिरिम ऑनलाइन में इन्वेंटरी स्लॉट्स फिक्स्ड होते थे। हर आइटम एक स्क्वायर में बंद होता था, लेकिन यहां स्पेस एकदम ओपन है, एक एंडलेस वॉइड। क्यूरियस होके वो धीरे से अपना हाथ उस फ्लोटिंग स्क्रीन के अंदर डालता है। सेंसेशन बिल्कुल रियल होता है। अंदर की जगह 100 पाउंड से भी ज्यादा लगती है। उसकी नजर अपने हाथ से डोंगू की लाश पर जाती है। एक नया आइडिया उसके दिमाग में आता है। गेम के रूल्स याद करके वो लाश के पास जाता है और हाथ उसके चेहरे पर रखता है। तुरंत रिएक्शन होता है। बॉडी डिस्टॉर्ट होने लगती है, जैसे करप्टेड इमेज हो। ब्लू लाइट उसे एनगल्फ कर लेती है और पल भर में लाश इन्वेंटरी के अंदर खींच ली जाती है। कुछ सेकंड्स में डोंगू की बॉडी गायब हो जाती है, कोई निशान नहीं बचता। सावम स्टन्ड होकर देखता रह जाता है। इस एबिलिटी का यूज उसे तुरंत समझ आ जाता है। बॉडीज डिस्पोज करना अब सबसे आसान काम है। फिर एक और खतरनाक थॉट आता है, क्या लिविंग बीइंग्स को भी स्टोर किया जा सकता है? और अगर हां, तो क्या वो जिंदा रहेंगे? वो डिसाइड करता है कि फ्यूचर में टेस्टिंग जरूर करेगा। अगला दिन आता है। एक बिजी कोर्टयार्ड में कुछ आदमी बातें कर रहे हैं, जबकि सावम चुपचाप झाड़ू लगा रहा है। उसके मूवमेंट स्लो और सबमिसिव हैं, लेकिन उसका दिमाग अलर्ट है। 2 गार्ड्स गॉसिप कर रहे होते हैं, खुलकर हंस रहे होते हैं। सावम बिना देखे सब सुन रहा होता है। अचानक एक गार्ड इरिटेट होकर उसकी तरफ देखता है और बिना वार्निंग जोर का एक थप्पड़ मार देता है। सावम का सर साइड में झुक जाता है, खून बहने लगता है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता। उसकी चुप्पी से गार्ड और गुस्सा हो जाता है, सोचता है लड़का गूंगा हो गया है। सावम कंफ्यूजन का नाटक करता है। गार्ड उसे कपड़ों से पकड़कर गाली देता है और फिर घोड़े को वॉक पर ले जाने का ऑर्डर देता है। सावम ऑकवर्ड बाव करता है और थोड़ा स्टैमर करता है ताकि एक्ट बिलीवेबल लगे। गार्ड उसे डिसमिस कर देता है। सावम भीड़ भरी गलियों और मार्केट प्लेस से गुजरता है। दुकानदार चिल्लाते हैं, लोग बार्गेन करते हैं। वो सब कुछ ऑब्जर्व करता है, रास्ते, चेहरे, आदतें, एस्केप रूट्स, हर डिटेल उसके दिमाग में रिकॉर्ड होती है। तभी एक एली में कुछ बच्चे उसे देख रहे होते हैं। अचानक एक पत्थर उसके सर पर लगता है, खून बहने लगता है। बच्चे हंसने लगते हैं, गालियां देते हैं। एक पल के लिए कुछ खौफनाक सा लीक होता है। सावम धीरे से घूमता है, उसकी प्रेजेंस बदल जाती है। 1 सेकंड के लिए उसकी लाल आंखें गुस्से से जल उठती हैं। बच्चे फ्रीज हो जाते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। सावम तुरंत अपनी वैकेंट एक्सप्रेशन वापस ले आता है और बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है।
बच्चे दोबारा मजाक उड़ाते हुए भाग जाते हैं। सावम इग्नोर करता है। इंसल्ट सब उस तक पहुंचते ही नहीं। कहीं और मैचियल वेपन साफ करते हुए डोंगू को गाली दे रहा होता है। एक्स्ट्रा काम से इरिटेट होकर वो डोंगू के रूम की तरफ जाता है। दरवाजा खुलते ही वो शॉक में आ जाता है। अंदर सब वेपन्स परफेक्टली क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सावम कामली बाहर निकलता है। मैचियल कंफ्यूज हो जाता है। सावम उसे एक छोटा पाउच देता है। अंदर कॉइन्स होते हैं, मजदूरी के पैसे। मैचियल हंस पड़ता है, सोचता है लड़के ने फाइनली दुनिया का रूल सीख लिया है। वो पैसे लेकर खुशी खुशी चला जाता है। दूर से सावम देख रहा होता है। कोल्ड गेज के साथ उसे आयरनी समझ आती है। मैचियल को पता भी नहीं चला कि उसने अपने ही पैसे वापस ले लिए हैं। बाद में मैचियल बिल्डिंग में जाकर अपनी रात एंजॉय करने का प्लान करता है। उसे एक रूम दिया जाता है। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत औरत रूम में आती है। मैचियल एक्साइटेड हो जाता है। वो सर्व करने के लिए घुटनों पर बैठती है, लेकिन उसे पता नहीं होता दीवार के एक छोटे से होल से एक लाल आंख सब कुछ देख रही होती है। जो शख्स अंधेरों से सब कुछ देख रहा था वो साउम था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, ना कोई इमोशन, ना कोई दया, सिर्फ ठंडी बेरहमी नजर। सीन वापस फ्रंट डेस्क पर आता है, जहां रिसेप्शनिस्ट बिल्कुल कामली विजिटर को सेकंड फ्लोर की तरफ गाइड करता है। मेल जैसे ही हॉलवे के अंदर गायब होता है, उस आदमी के मन में घिन की लहर उठती है। मेल का इतनी छोटी लड़की के पीछे पड़ना, जो उसकी बेटी की उम्र की हो सकती थी, उसका पेट पलट देता है। फिर उसकी नज़र अपने हाथ में पकड़े कॉइन पाउच पर पड़ती है। कुछ पल सोचने के बाद वो खुद को समझा लेता है कि पैसे का कोई गुनाह नहीं होता। हल्की सी मुस्कान के साथ वो पाउच जेब में डाल लेता है। तभी दरवाजे पर एक काली सी परछाई उभरती है। रिसेप्शनिस्ट कंफ्यूज्ड होकर आंखें सिकोड़ता है और पहचानने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक जवान वॉरियर बिना बुलाए आगे बढ़ जाता है। रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर इरिटेशन आ जाती है। वो खड़ा होता है, इंट्रूडर को डांटते हुए बताता है कि उसने अपनी हद पार कर दी है। जवाब में वो जवान लड़का धीरे से एक कॉइन पाउच निकालता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेल ने पहले दिया था। वो जानबूझकर हिचकिचाता हुआ बोलता है और एक खास लड़की की तरफ इशारा करता है। लालच तुरंत रिसेप्शनिस्ट की झलक को दबा देता है। वो पाउच ईगरली ले लेता है, खोलकर देखता है, अंदर कॉइन्स भरे होते हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि आज की रात डबल प्रॉफिट लाने वाली है। बिना किसी और सवाल के वो हॉलवे के एंड पर एक दूसरे रूम की तरफ इशारा करता है और लड़के को जाने देता है। रास्ता क्लियर होते ही साउम बिना आवाज के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। अंदर रूम में मेल बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड होता है, पीछे आती मौत से अनजान। जैसे ही दरवाजे पर एक साया पड़ता है, उसकी इंस्टिंक्ट्स जागती हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। साउम बिना रुके एक कपड़ा मेल के गले में लपेट देता है और बेरहमी से खींच लेता है। मेल पैनिक में तड़पने लगता है, सांस रुक जाती है, हाथ पैर बेकार फड़फड़ाते हैं। उसकी आंखों में डर भर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं। साउम जरा भी नहीं रुकता। एक जोरदार पंच मेल के चेहरे पर पड़ता है, फिर तुरंत एक नी स्ट्राइक जो उसके शरीर को हवा में उछालकर दीवार से टकरा देता है। साउम की लाल आंखें और भी तेज चमकने लगती हैं। वो आगे बढ़कर लगातार वार करता है, बिल्कुल दया के बिना। मेल की आंखों में अब सिर्फ डेस्परेशन बची होती है। कुछ ही पलों में उसका शरीर बिल्कुल निश्चल हो जाता है। फाइट खत्म हो चुकी होती है। साउम मेल के चेहरे को पकड़कर देखता है, जिंदगी का कोई निशान नहीं। फिर वो लाश के पीछे बैठ जाता है। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी सी मुस्कान आ जाती है। उसकी क्रिम्सन आंखें संतुष्टि से चमक रही होती हैं, मेल की खाली आंखों में झलकती हुई। कमरे के अंधेरे में साउम बिल्कुल एक शिकारी जैसा लगता है, जो अपने शिकार के ऊपर खड़ा हो। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है लाश को स्टोर करने के लिए। बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से वो क्राइम के सारे निशान मिटा देता है। फिर उसकी नज़र कमरे के कोने में रखे बेड पर जाती है। वहां चोजन बेहोश पड़ी होती है, जैसे सो रही हो। साउम चुपचाप पास जाकर उसे देखता है, बिल्कुल इमोशनलेस। उसके चेहरे पर लगे निशान और उसकी हालत उसे सब कुछ बता देते हैं। उसके दिमाग में चोजन को तुरंत क्लासिफाई कर दिया जाता है। एक हर्बिवोर, कमजोर शिकार, जिसमें खुद को बचाने की ना ताकत है ना ही इच्छा। अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर चुकने के बाद साउम जाने के लिए खड़ा हो जाता है। निकलते वक्त उसकी नजर दीवार की उस पतली दरार पर पड़ती है जिससे उसने पहले मेल को देखा था। वो हाथ रखता है और अपना फाइनल स्टेप एक्टिवेट करता है। लाश उसके इन्वेंटरी में गायब हो जाती है, एक भी निशान छोड़े बिना। उसके मन में सेटिस्फैक्शन होती है। पहले की प्रैक्टिस का फायदा मिल चुका था। ये एबिलिटी फ्यूचर हंट्स के लिए काफी काम आने वाली थी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वो फोकस करता है और जैसे सोचा था, एक नीला स्टेटस स्क्रीन उसके सामने आ जाता है। उसका एक्सपीरियंस बार बढ़ चुका होता है। अब कोई शक नहीं बचता।
इस दुनिया में लोगों को मारना एक्सपीरियंस पॉइंट्स देता है, मतलब लेवल अप पॉसिबल है। साउम की लाल आंखें और ज्यादा चमक उठती हैं। यहां स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं, जितनी ज्यादा पावर उतनी आसान और एफिशिएंट हंटिंग। यह दुनिया उन लोगों के लिए एंडलेस ग्रोथ ऑफर करती है जो लेने को तैयार हो। इस डिस्कवरी से संतुष्ट होकर साउम जमीन पर बैठ जाता है। उसका बदला अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन रास्ता बिल्कुल क्लियर है। अंदर की हिंसा धीरे धीरे एक डरावनी शांति में बदल जाती है। कहीं और हॉलवे में मेल का छोटा भाई रिसेप्शनिस्ट बेचैनी से चक्कर काट रहा होता है। तभी अंग अंग भागते हुए आती है, क्लियरली लेट। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन होती है जब उसे सवाल किया जाता है, लेकिन उसे तुरंत अंदर भेज दिया जाता है। वो नर्वसली माफी मांगते हुए रूम के अंदर चली जाती है। रिसेप्शनिस्ट के मन में अजीब सी घबराहट उठने लगती है। रूम का इतनी देर तक शांत रहना उसे परेशान करता है। कुछ गलत लग रहा होता है। वो दरवाजे के पास जाकर नॉक करता है, कोई जवाब नहीं। गुस्सा बढ़ने लगता है, बार बार आवाज देता है पर सिर्फ खामोशी मिलती है। और फिर एक चीख हॉलवे को कंपा देती है। वो बिना सोचे दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। अंदर का सीन देखकर उसकी रूह कांप जाती है। चोजन बेड पर सिकुड़ी हुई बैठी होती है, बुरी तरह कांप रही होती है, और सीलिंग से एक लाश लटक रही होती है। पैर हवा में झूल रहे होते हैं। वो मेल होता है। रिसेप्शनिस्ट वहीं जम जाता है। डर और डिसबिलीफ उसके दिमाग को जकड़ लेते हैं। उसका भाई मर चुका होता है और वो समझ ही नहीं पाता कि इतना भयानक काम किसने किया। और कहीं अंधेरों में शिकारी कब का आगे बढ़ चुका होता है। सीन सिटी से दूर शिफ्ट होता है, अनहॉय प्रोविंस। नदियों और खुले मैदानों से भरा हुआ एक विशाल इलाका। उपजाऊ जमीन और अनेक झीलों की वजह से ये जगह ट्रेड का सेंटर बन गई थी। ट्रेड फूला फला, पैसा बहने लगा और समृद्धि फैल गई। लेकिन जहां पैसा होता है वहां अंधकार भी आता है। बैंडिट्स, चोर और हर तरह के क्रिमिनल्स ने प्रोविंस को इन्फेस्ट कर दिया। इस केओस को कंट्रोल करने के लिए मार्शल आर्ट्स सेक्ट्स उठे, ताकत के दम पर ऑर्डर बनाए रखने के लिए। इनमें से कुछ सेक्ट्स बाकी सबसे ऊपर निकल आए। सबसे मशहूर लीनिएज था नेमिंग फैमिली, लेकिन सबसे बड़ा और पावरफुल ग्रुप था दान फैमिली। दान फैमिली सिर्फ अपनी मिलिट्री पावर के लिए नहीं, बल्कि अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क ब्लैक क्रो डिवीजन के लिए भी मशहूर थी। उनकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग एबिलिटी बेगर सेक्ट से भी ज्यादा थी। राज, मूवमेंट्स और अफवाहें कुछ भी उनसे ज्यादा देर छुपा नहीं रहता था। लेकिन हाल ही में ब्लैक क्रो डिवीजन भी हिल गई थी। एक शांत कमरे में एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को एक स्क्रोल देता है। वो आदमी था GDO, डिवीजन का लीडर। उसके चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन था। रिपोर्ट में एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड लिखा हुआ था। प्रोविंस भर में अचानक सुसाइड्स का सर्च। लगभग 100 लोग मर चुके थे। पहले ऐसे केसेस महीने में 1-2 ही होते थे, अब ये ग्रुप्स में हो रहे हैं। हर केस बिल्कुल परफेक्ट लगता है। हर ट्रेल सुसाइड पर ही जाकर रुकता है। और यही परफेक्शन जियो को परेशान करती है। सब कुछ बनाया हुआ लगता है। वो पहले रिकॉर्डेड डेथ की कंफर्मेशन मांगता है। जवाब उसे हिला देता है। पहला विक्टिम मेल था, दान फैमिली का ही मेंबर। ये डिटेल ही अलार्म बजा देती है। जियो तुरंत पूछता है कि इंसिडेंट कहां हुआ था। जब उसे पता चलता है कि एक इन में, वो खुद इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करता है। सबऑर्डिनेट विजिबली घबरा जाता है, लेकिन जियो जिद करता है। सिर्फ फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन से ही सच समझ आएगा। जल्द ही जियो और उसके आदमी बोंगयोंग इन पहुंचते हैं। वो एक खास दरवाजे के सामने रुकता है। ये वही रूम था जहां लाश मिली थी। रिसेप्शनिस्ट मेल का छोटा भाई इस बात की पुष्टि करता है, अभी भी हिला हुआ। जियो कमरे का मुआयना शुरू करता है। जितना ज्यादा देखता है उतना ज्यादा शक बढ़ता है। सब कुछ बहुत साफ है, न जबरदस्ती घुसने के निशान, न कोई स्ट्रगल का साइन। किसी आउटसाइडर का बिना देखे घुसे जाना लगभग नामुमकिन है। इसका मतलब सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बची थी। वो वुडन वॉल को गौर से देखता है। उसकी स्ट्रक्चर बाकी दीवारों से अलग होती है। जियो बताता है कि कुछ बोर्ड्स निकालकर एक हिडन पैसेज बनाया जा सकता है, लेकिन यहां कोई डिस्टर्बेंस के निशान नहीं होते। फिर वो ऊपर सीलिंग बीम्स की तरफ देखता है और पूछता है कि बिना डैमेज के उन्हें कैसे मूव किया जा सकता है। रिसेप्शनिस्ट इस पॉसिबिलिटी को तुरंत नकार देता है। बीम्स फ्लोर और सीलिंग के बीच मजबूती से फिक्स्ड होते हैं। और इसी सवाल के साथ एक और गहरा शिकार शुरू हो चुका था। जब किसी भी तरह का क्लियर एंट्री पॉइंट नहीं मिलता, जियो एक बार फिर सुसाइड के कंक्लूजन पर ब्रीफली सोचता है। फिर भी उसका मन शांत नहीं होता। वो पूछता है कि क्या पास वाले रूम में कोई और भी रुका था। जवाब तुरंत मिलता है, हाँ, एक गेस्ट था जो मेल के साथ ही इन में आया था। जब नाम पूछा जाता है, जवाब मिलता है सॉसम। शहर के दूसरे हिस्से में सॉसम भीड़ भाड़ वाली सड़कों से अपने घोड़े को शांति से चलाता हुआ ले जा रहा होता है। उसका दिमाग पूरी तरह फोकस्ड है। वो अपनी पहली किलिंग के बारे में सोचता है और रियलाइज करता है कि मेल से मिला एक्सपीरियंस उसके पहले के टारगेट से काफी ज्यादा था।
इससे वो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंचता है कि मेल एक मार्शल आर्टिस्ट था और जितना स्ट्रांग प्रे होता है उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन सॉसम जानता है कि अभी उसकी स्ट्रेंथ लिमिटेड है। जब तक उसका लेवल और बॉडी इंप्रूव नहीं होती, उसे अपने टारगेट्स केयरफुली चूज करने होंगे, ऑर्डिनरी सिविलियंस और वीक वॉरियर्स के बीच। अचानक एक ब्रॉड शोल्डर्ड आदमी गंदी सी मुस्कान के साथ उसके पास आता है। थोड़ी ही देर में कुछ और लोग भी आ जाते हैं। वो सब मिलकर सॉसम को घेर लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं और रिएक्शन मांगते हैं। जब सॉसम कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो उनकी इरिटेशन अग्रेशन में बदल जाती है। सॉसम तुरंत उन्हें ऑर्डिनरी स्ट्रीट थग्स के रूप में कैटेगराइज कर लेता है। उसके दिमाग में एक फेंट याद उभरती है। अपनी पहली की जिंदगी में जब वो बिल्कुल टूट चुका था, तब भी वो डैन फैमिली का हिस्सा था। वो सोचता है कि ओरिजिनल सुम ने इतनी बेइज्जती इतने समय तक कैसे सही होगी। उसकी खामोशी से चिढ़कर एक थग उसे जोर से मार देता है। फिर एक और बड़ा साया आगे बढ़ता है और सॉसम को पकड़कर घोड़े के साथ एक तंग गली में घसीट ले जाता है। सॉसम शांति से सोचता है कि क्या इन्हें अभी मार देना सही होगा। उसका इन्वेंट्री उसे काम आसान बना सकता था, लेकिन वो आइडिया छोड़ देता है। यहां मारना अटेंशन खींचता और एक्सपीरियंस भी बहुत कम मिलता, इसलिए वो रिस्ट्रेंट को बेहतर समझता है और मार खाता रहता है। थग्स उसे और मजाक बनाते हैं, फिर एक और वार करते हैं और तब सब कुछ रुक जाता है। गली में एक अथॉरिटेटिव प्रेजेंस महसूस होती है। सब जम जाते हैं जब एक शैडोई फिगर आगे बढ़ता है। वो आदमी उन्हें उनकी बेवकूफी के लिए डांटता है। डर ग्रुप में फैल जाता है और सब उसे रिस्पेक्ट के साथ एड्रेस करते हैं। सॉसम चुपचाप ऑब्जर्व करता है जब आदमी अपनी पहचान बताता है, लीडर जैंग। लीडर जैंग घोड़े को इंटरेस्ट से देखता है। वो बताता है कि उसका सुपीरियर अच्छे घोड़ों का दीवाना है और ये घोड़ा गिफ्ट के तौर पर ले जाया जाएगा। वो मैलिस भरी मुस्कान के साथ सॉसम का रिएक्शन देखने लगता है। उसी पल सॉसम को पूरा प्लान समझ आ जाता है। थग्स कभी मेन टारगेट थे ही नहीं, असली टारगेट घोड़ा था। और पूरी सर्टेनिटी के साथ सॉसम समझ जाता है उन्होंने गलत प्रे चुना है। वो पहली बार अपना एक्ट छोड़ देता है, साफ और नॉर्मल आवाज में बोलता है, डायरेक्टली लीडर जैंग को चैलेंज करता है और कहता है कि यही खत्म कर देते हैं। गैंग लीडर के चेहरे पर शॉक फ्लैश होता है। लड़का बोल सकता है। यह सुनते ही लीडर जैंग गुस्से में अटैक करता है। तुरंत हवा में नीली रोशनी फूट पड़ती है। सॉसम अपना इन्वेंट्री एक्टिवेट करता है। चमकते हुए स्क्रीन से वो एक तलवार निकालता है, बिल्कुल स्टेडी रिजॉल्व के साथ। लीडर जैंग डिसबिलीफ में पीछे हट जाता है। जो उसने देखा उसका मतलब समझना उसके लिए नामुमकिन होता है। उसी पल घोड़ा भी इन्वेंट्री के अंदर गायब हो जाता है। फिर एक वायलेंट पर्पल एनर्जी एली में फट पड़ती है, आसपास का माहौल चीर कर रख देती है। एक थग दहशत में चीखता है। उसे लगता है वो जादू देख रहा है। सॉसम के सामने एक फेमिलियर स्क्रीन अपीयर होती है। वो लेवल 1 से लेवल 2 पर पहुंच चुका होता है। उसके शरीर से एक पावरफुल लाल ऑरा फूट पड़ता है, पूरी जगह को दबा देता है। गैंग पैनिक में आ जाती है। अब उन्हें समझ आ चुका होता है कि उनके सामने कोई इंसान नहीं खड़ा। वो चीखते हुए भाग जाते हैं और टूटी हुई गली के बीच एक नया जागा हुआ शिकारी खड़ा होता है, अपनी नेक्स्ट हंट के लिए तैयार। जो थग ज्यादा जोर से मारा गया था वो अचानक पैनिक में आ जाता है और भागने लगता है। भागते भागते उसका दिमाग कंफ्यूजन से भर जाता है। वो समझने की कोशिश करता है कि उसने किस तरह के एग्जिस्टेंस को छेड़ा था। अगले ही पल वो लड़खड़ा कर गिर जाता है। जमीन पर पड़े हुए उसे महसूस होता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। पछतावा उसके मन को भर देता है। उसने हमेशा सॉसम को एक वीक टारगेट समझा था, जो नर्वस हंसी के साथ पैसे दे देता था। उसे सिर्फ आसान पैसे चाहिए थे, कुछ और नहीं। इससे पहले कि वो अपनी किस्मत समझ पाता, सॉसम उसके पास पहुंच जाता है। एक क्रशिंग स्टॉम्प के साथ अटैक करता है, कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर घसीटता है, बिल्कुल दया के बिना। कुछ समय बाद थग होश में आता है। आंखें खोलता है तो देखता है कि सॉसम शांति से उसके सामने बैठा है। सॉसम उसके होश में आने को एक्नॉलेज करता है और पास आता है। थग का डर और बढ़ जाता है। सॉसम उसके गले पर चाकू रखता है और उस आदमी के बारे में पूछता है जो पहले मारा गया था, जो टफ बन रहा था। डर के मारे थग सब बता देता है। उसका नाम जैंगो था। सॉसम नाम पर फोकस करता है और उस ऑर्गेनाइजेशन को याद करता है जिसका जिक्र जैंगो ने किया था। थग बताता है, ब्लैक स्नेक सोसाइटी। बात आगे बढ़ती है। ब्लैक स्नेक सोसाइटी एबनी सिंडिकेट का एक हिस्सा थी जो बोंगयांग के बैक एलीज को कंट्रोल करती थी। जैंगो सिर्फ मेंबर नहीं बल्कि एक एग्जीक्यूटिव था। सॉसम सब जोड़ता है और लीडर के बारे में पूछता है।
थग पैनिक में कंफर्म करता है लीडर का नाम बंगपो है। वही था जिसने जैंगो को मास्टर सुंग को मारने और घोड़ा लाने का ऑर्डर दिया था। सॉसम इंफॉर्मेशन पर शांति से सोचता है। एबनी सिंडिकेट और ब्लैक स्नेक सोसाइटी का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक मॉडर्न गैंग जैसा था, हायरार्की और एक बॉस के साथ। फिर सॉसम थग को ऑर्डर देता है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो कुछ भी जानता है सब बता दे। वो क्लियरली कह देता है कि थग की जिंदगी उस इंफॉर्मेशन की वैल्यू पर निर्भर करती है। यह सुनकर थग को उम्मीद मिलती है और अगले ही पल सीन शिफ्ट होता है। थग जमीन पर लाइफलेस पड़ा होता है। सॉसम शांति से अपना इन्वेंट्री खोलता है और सारी लाशें बिना कोई निशान छोड़े डिस्पोज कर देता है। उसके बाद वो वहीं बैठकर सोचता है। एबनी सिंडिकेट का एग्जिस्टेंस एक क्रूशियल डिस्कवरी थी। वो ऐसे प्रे की तलाश में था जो सिविलियंस और मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच हो, और वो उसे मिल चुके थे। उस पल से सॉसम डिसाइड करता है कि अब यही उसके प्राइमरी टारगेट्स होंगे। वो अपने हाथों को देखता है। हर एक निशान गायब हो चुका होता है। लेवल अप के साथ उसके सारे जख्म भर चुके होते हैं। सिर्फ हाथ नहीं, पूरा शरीर हील हो चुका होता है। उसके दिमाग में ख्याल आता है कि शायद दिल या दिमाग को हुई फेटल डैमेज भी सही कंडीशंस में हील हो सकती है। अगर लेवल अप करीब हो तो थोड़ा रिस्क लेना एक्सेप्टेबल हो सकता है। फिर उसका ध्यान एली में फैली रोशनी पर जाता है। लेवल अप वक्त निकली चमक डेंजरस थी। वो अनवांटेड अटेंशन खींच सकती थी। उस ग्लो को हर हाल में छुपाना होगा। इन्वेंट्री बेस्ड किलिंग भी रिस्की भरी थी। वो किसी भी कीमत पर डिस्कवर नहीं हो सकता था। एक शिकारी जो प्रे के बीच छुपा हो उसे बिल्कुल नॉर्मल दिखना होता है। सिर्फ ब्लेंड इन करके ही अल्टीमेट हंटर बना जा सकता है। इसलिए सेफेस्ट अप्रोच यही थी, हंट खत्म होने के बाद ही लेवल अप करना, या सिर्फ वहां जहां सिर्फ प्रे मौजूद हो। अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज करने के बाद सॉसम अपने घोड़े के पास खड़ा होता है। वो सोचता है कि अगर जैंगो थोड़ा ज्यादा कॉशियस या स्ट्रांग होता तो सिचुएशन काफी खतरनाक हो सकती थी। सिर्फ म्यूट होने का डिस्गाइज अब काफी नहीं था। सॉसम कंक्लूड करता है कि उसे बिना पकड़े जाए जितनी जल्दी हो सके उतना स्ट्रांग बनना होगा, और उसका एक ही रास्ता था, और ज्यादा दुश्मन और ज्यादा पावरफुल दुश्मन मारना। यह रूथलेस रिजॉल्व अब उसके दिमाग में परमानेंटली सेट हो चुका होता है। तभी एक सिस्टम मैसेज उसके सामने अपीयर होता है। मैसेज बताता है कि मर्मर ऑनलाइन सिस्टम में एक क्रिटिकल एरर आया है। फिर भी सिस्टम इंसिस्ट करता है कि गेम कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और शिकार अब ऑफिशियली शुरू हो चुका था। लेकिन जो वार्निंग आई थी वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई थी। ये देखकर सावुम सोचने लगा कि एरर बिल्कुल उसी वक्त आया था जब वो लेवल 2 पर पहुंचा था। उसने कंक्लूड किया कि इसका रीजन शायद वो खुद ही था, क्योंकि एक तरफ गेम सिस्टम का चलना और दूसरी तरफ उसका अपना एग्जिस्टेंस जो इस दुनिया में कभी होना ही नहीं चाहिए था, दोनों एक साथ ऑपरेट कर रहे थे। इसी मिसमैच से प्रॉब्लम पैदा हो रही थी। वो ये भी मानता था कि सिर्फ उसका यहां होना ही ऑलरेडी एक क्रिटिकल एरर माना जा सकता है। सावुम ने अपना स्टेटस विंडो खोला। जो स्टैट्स पहले सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स के रूप में दिख रहे थे, अब वो गेज बार्स बन चुके थे। उसने सोचा कि शायद ये चेंज भी उसी क्रिटिकल एरर से रिलेटेड हो। आखिर रियल दुनिया को पूरी तरह गेम जैसे नंबर्स में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं था। फिर सावुम ने सिस्टम के अंदर अपने स्किल्स चेक किए। स्टैब, ब्लॉक, थ्रो जैसे स्किल्स लिस्टेड थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुरिम ऑनलाइन में कैरेक्टर क्रिएशन के टाइम ऑटोमेटिकली जनरेट होते थे। लेकिन एक स्किल थी जो सबसे अलग थी, स्पिरिट आई। ये स्किल उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके साथ कोई अलग डिस्क्रिप्शन भी नहीं थी, जिसकी वजह से इसका नेचर अनक्लियर था। तभी सिस्टम ने अनाउंस किया कि स्पिरिट आई के एक्टिवेशन कंडीशंस पूरे हो चुके हैं। स्किल ऑटोमेटिकली कास्ट होने लगा, क्योंकि एक ऐसा एनिमी जिसका लेवल डिफरेंस 10 या उससे ज्यादा था 20 मीटर के अंदर आ चुका था। स्क्रीन पर डिस्टेंस लगातार कम होता जा रहा था। यह देखकर सावुम को लगा कि यह स्किल शायद एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। जैसे जैसे डिस्टेंस और कम होता गया, सावुम का ध्यान गेट की तरफ चला गया। उसने लॉजिक लगाया कि जो आ रहा है वो शायद एनिमी नहीं है। डैनरी क्लैन में जबरदस्ती घुसने की हिम्मत बहुत कम लोग कर सकते थे, और कोई इंट्रूडर इतनी धीमी स्पीड से मूव नहीं करता। इसका मतलब था जो आ रहा था वो डैनरी क्लैन का ही कोई एक्सपर्ट था। सावुम अभी तक ये नहीं जानता था कि लेवल डिफरेंस 10 का मतलब असल में कितना बड़ा होता है, लेकिन जिस मेहनत और जान के खतरे के बाद वो सिर्फ लेवल 2 तक पहुंच पाया था, उस हिसाब से ये गैप बेहद बड़ा होना चाहिए था। उसने कैलकुलेट किया कि लेवल 10 तक पहुंचने के लिए कितने ऑर्डिनरी लोगों को मारना पड़ेगा। नंबर हजारों में हो सकता था, शायद 10,000 में। यह डिफरेंस असल में उन जिंदगियों की कीमत थी, और डैनरी क्लैन के फिगर्स में से कोई एक अब उसकी तरफ आ रहा था। दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया।
उसने अपने कंधे पर हाथ रखा और उसका नाम लेकर पूछा कि क्या मैल को मारने वाला वही था। जैसे ही सावुम ने उस आदमी को देखा, उसके अंदर पैनिक दौड़ गया। आदमी ने अपने हाथ से इंटरनल एनर्जी सर्कुलेट की और उसे सीधा सावुम के शरीर के अंदर भेज दिया। वो एनर्जी सावुम के पूरे बॉडी में फैल गई, हर एक हिस्सा अंदर से इंस्पेक्ट करती हुई। इंस्पेक्शन पूरी होने के बाद आदमी ने शांति से अपना हाथ हटा लिया और अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ वहां से चला गया। सावुम बिल्कुल चुप रहा, बिना कुछ कहे उन्हें जाते हुए देखता रहा। बाहर जाते हुए एक सबॉर्डिनेट ने पूछा कि बिना प्रॉपर इंटेरोगेशन के वो तुरंत क्यों चले गए, क्या उन्हें लड़के पर शक नहीं हुआ था? आदमी ने माना कि उसे शक हुआ था, इसीलिए उसने पहले इंटरनल एनर्जी सावुम के शरीर में भेजी थी। उसने समझाया कि अगर सावुम ने थोड़ा सा भी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस की होती तो अंदर क्लियर ट्रेस मिलता। सबऑर्डिनेट ने रिजल्ट पूछा। आदमी ने बताया कि सावुम का शरीर बिल्कुल खाली था, उसके अंदर एक भी इंटरनल एनर्जी का निशान नहीं था। वो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी इंसान था जिसने कभी मार्शल आर्ट सीखी ही नहीं थी। आगे बढ़ते हुए आदमी सोचता रहा कि क्या सच में सब लोगों ने सुसाइड ही किया था या फिर कोई और सच छुपा हुआ था। अगर ये वाकई एक प्लेग था तो जाने और कितनी जिंदगियां जाएंगी जब तक ये खत्म होगा। एक रात जब चांद अजीब तरीके से चमक रहा था, ग्यूडो की चिंता के बिल्कुल विपरीत बियोंग से सुसाइड प्लेग अचानक गायब हो गया, लेकिन उसकी जगह शहर में खून खराबे की एक नई हवा चल पड़ी। कुछ ही देर बाद तेज बारिश पूरे इलाके में बरसने लगी। एक बार के अंदर कुछ लोग बैठकर शराब पी रहे थे। पीते पीते उनमें से एक ने एक कहानी छेड़ दी। दूसरे ने तुरंत पहचान लिया, ये नेमलेस सोर्ड्समैन की कहानी थी। उसने कहा कि शायद अब ऐसा कोई नहीं बचा होगा जिसने ये कहानी न सुनी हो। पहला आदमी जिद करता है कि उसे ग्रेट नेमलेस सोर्ड्समैन कहा जाना चाहिए और तारीफ करता है कि कैसे वो एबनी सिंडिकेट के लोगों को चुन चुन कर मार रहा है। दूसरा आदमी उसे आवाज धीमी रखने की वार्निंग देता है, कहीं कोई सुन ना ले। पहला आदमी हंसकर बात को टाल देता है और कहता है कि एबनी सिंडिकेट के इतने पावरफुल ग्रुप्स में से व्हाइट टाइगर यूनिट और रेड वुल्फ सेक्ट दोनों पूरी तरह से वाइप आउट हो चुके हैं। दूसरा आदमी कहता है कि अभी एक जगह बाकी है और अगर ब्लैक स्नेक सोसाइटी के लोगों ने ये बातें सुन ली तो नतीजे खतरनाक होंगे। पहला आदमी पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता है कि उनका टाइम भी जल्दी आने वाला है। ग्रेट नेमलेस सोर्ड्समैन ब्लैक स्नेक सोसाइटी को भी पूरी तरह से कुचल देगा। जब ये बातचीत चल रही होती है, बार के अंदर एक और आदमी चुपचाप सब कुछ सुन रहा होता है। वो बिना कुछ बोले अपना ड्रिंक खत्म करता है, खड़ा होता है और खामोशी से बार से बाहर निकल जाता है। और शहर के अंधेरों में एक नया शिकार ऑलरेडी निशान पर आ चुका होता है।